हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं केस स्टडी के ऊपर डेडिकेटेड। तो आज का वीडियो है जिसमें हम लोग समझेंगे केस स्टडी कैसे लिखी जाती है एग्जाम में। आज की डेट में जब केस स्टडी की वैल्यू या मार्क्स 8 मार्क्स या 6 मार्क्स का आता है, तब हम लोग को कैसे केस स्टडी लिखनी चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। केस स्टडी का रूल नंबर 1 है कि रीड द गिवन केस केयरफुली। कहने का मतलब अगर आप केस स्टडी में स्कोर करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप केस को ध्यान से पढ़ लो। ये आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है एक बार वापस से पढ़ लो। तो वो लिखा हुआ है रीड द केस अगेन। कहने का मतलब जब पहली बार आप केस पढ़ते हैं तब आपको जनरल आइडिया आता है कि केस क्या कहना चाहता है। जब आप दूसरी बार केस स्टडी को पढ़ते हैं तब आपको एक्चुअली आइडिया आता है कि ये जो केस आपको पूछा गया वो किस चैप्टर के रिलेटेड है। कहने का मतलब हर एक केस किसी चैप्टर से पूछा जाता है जो आपके सिलेबस में होता है। तो जब दूसरी बार हम लोग केस को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि ये किस चैप्टर में से कौन से पार्ट के ऊपर केस बनाया गया है। मैंने आज के वीडियो में रैंडमली केस लिया है ताकि आपको समझ में आए कि केस कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के केस से। देखते हैं आज का केस क्या है। और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को स्टडी किया है जिसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज बनी गई है और इस टॉपिक को हार्वर्ड में भी ऑक्सफोर्ड में भी कवर किया गया है। जो केस है 26/11 के ऊपर जो ताज अटैक हुआ था उसके ऊपर। तो देखते हैं केस क्या कहना चाहता है। द ताज महल पैलेस होटल इज अ 5-स्टार होटल लोकेटेड इन कोलाबा रीजन ऑफ मुंबई नेक्स्ट टू गेटवे ऑफ इंडिया। कहने का मतलब केस ये बता रहा है कि ताज होटल जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है, 5-स्टार होटल है, नेक्स्ट टू गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड है। ऑन 26 नवंबर दैट इज 26/11 जिसको बहुत फेमसली बोला जाता है। तो ऑन 26 नवंबर 2008 इन अ सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन मुंबई। क्या मुंबई में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए थे। ताज वॉज ऑल्सो अटैक। उसमें से एक अटैक कहाँ पे हुआ था? ताज में भी हुआ था। As many as 11 Taj Mumbai employees, a third of hotel casualties laid down their lives while helping between 1200 guest escape. कहने का मतलब कम से कम 11 लोगों ने जो ताज के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। मतलब जितनी कैजुअलिटी हुई थी मतलब अराउंड 31 लोग मरे थे जिसका 1/3 निकालेंगे तो अराउंड 10 पॉइंट समथिंग आता है। तो 11 लोग ताज के एम्प्लॉयज़ ही थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस अटैक में। मतलब 31 में से 11 लोग कौन थे? एम्प्लॉयज़ थे, 20 गेस्ट थे। ऑलमोस्ट 31 डाइड, 31 लोग मर गए थे। वेटर्स, बस बॉय एंड रूम क्लीनर्स हु न्यू बैक एग्जिट्स एंड पाथ्स थ्रू आउट द होटल चूज टू स्टे इन अ बिल्डिंग। ये बताया गया है कि जो वहाँ पे काम करते थे, उस होटल में काम कर रहे थे, जो होटल के एम्प्लॉयज़ थे, जैसे वेटर्स थे, बस बॉयज़ थे, रूम क्लीनर्स थे, उन लोगों को सबको एग्जिट पता था। मतलब वो चाहते तो पीछे के दरवाजे से एग्जिट से निकल सकते थे लेकिन वो निकले नहीं। उन्होंने चूज किया कि वो वहीं रहेंगे, अपने गेस्ट को सेव करेंगे, उनको सेफगार्ड करेंगे। जब तक सारे के सारे एम्प्लॉयज़ निकल नहीं जाते, सारे के सारे गेस्ट निकल नहीं जाते, तब तक एम्प्लॉयज़ नहीं निकले थे। तो वही बताया गया। वेटर्स, बस बॉय एंड रूम क्लीनर्स हु न्यू द बैक एग्जिट, उनको बैक एग्जिट पता थे, पाथ्स पता थे। थ्रू द होटल चूज टू स्टे इन द बिल्डिंग एंड सर्च अंटिल द कस्टमर्स वर सेफ। जब तक उनके कस्टमर सेफ नहीं आते तब तक वो बाहर नहीं निकले, बल्कि उनको पता था कि वो चाहते तो निकल सकते थे। एग्जिट डोर्स, बैक एग्जिट उनको पता थे। आगे द टेलीफोन ऑपरेटर्स वर कॉलिंग गेस्ट। जो टेलीफोन ऑपरेटर्स थे होटल्स के वो कंटिन्यूसली गेस्ट को कॉल कर रहे थे कि हाँ भाई आप सेफ रहिए। कैसे सेफ रहना है? रूम की लाइट बंद कर लीजिए, जो रूम के अंदर की होल होता है उसमें की डाल दीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए ताकि जो बाहर टेररिस्ट है वो आपके रूम में ना आ सके, उनको लाइट ना दिखे। मोबाइल को टर्न ऑफ कर दीजिए, ब्लॉक की होल्स को ब्लॉक कर दीजिए ताकि बाहर से कोई देख ना सके कि आपके रूम में क्या चल रहा है। किचन एम्प्लॉयज फॉर्म्ड अ ह्यूमन शील्ड टू असिस्ट गेस्ट। और किचन के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने तो एक शील्ड बना दी थी। मतलब जब गोलियां आ रही थी तो गेस्ट को बचाने के लिए वो सामने खड़े हो गए, ह्यूमन शील्ड बना दी थी ताकि उनके गेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। द ताज स्टाफ केप्ट काम। जो ताज का पूरा स्टाफ था, जो होटल का पूरा स्टाफ था, वो बहुत काम था। अकॉर्डिंग टू द गेस्ट, ये सब किसने बोला है? जो गेस्ट जिंदा बच के आ गए उसके मतलब उस टेररिस्ट अटैक से, उन्होंने बताया कि कैसे उनके जो गेस्ट थे, ताज के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने गेस्ट को प्रोटेक्ट किया। एंड कॉन्स्टेंटली वेंट अराउंड ऑफरिंग वाटर। कंटिन्यूसली वो पानी का भी पूछते थे किसको? जो गेस्ट वहाँ पे फंसे हुए थे, फॉरेनर्स वहाँ पे फंसे हुए थे उनको।
एंड इफ दे नीडेड एनीथिंग एल्स ऑफन ड्यूरिंग अ क्राइसिस सिंगल हीरो और स्मॉल ग्रुप। जनरली देखा गया है कि एक जो छोटा ग्रुप होता है या एक सिंगल हीरो निकलता है पूरी स्टोरी का कि हाँ भाई इसने सबको बचाया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस केस में पूरे स्टाफ मेंबर सब ने मिलके जंग जीती थी, सब ने मिलके एम्प्लॉयज के साथ मिलके पूरे गेस्ट को बचाया था। बट वॉट हैपन एट द ताज वॉज मच ब्रॉडर। ये बताया गया कि ये जो इंसिडेंट था वो बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक तो था ही, लेकिन ताज के एम्प्लॉयज को एक कमेंडेबल उनका जेस्चर था या उनका एफर्ट्स थे कि उन्होंने अपनी लाइफ से ज़्यादा अपने गेस्ट की लाइफ की परवाह की। तो ये पूरा केस है। अगर आप इसको 2 बार समझते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, तो आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा केस कहना क्या चाहता है। मुझे उम्मीद है आपको केस समझ में आया होगा। अब इसको लिखना कैसे है एग्जाम में, तो मैंने जैसे कि आपको बताया रूल नंबर 1 है आपको ध्यान से पढ़ लेना है केस को, दूसरी बार वापस पढ़ लेना है। रूल नंबर 3 है स्टेट द फैक्ट्स ऑफ द केस। 4 या 5 पॉइंट्स में आप पूरे केस को समझा देंगे। कैसे समझाएंगे मैंने आपको समझा के बताया, देखिए। तो ये लिखा है फैक्ट्स ऑफ द केस, आप हेडिंग डालेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस और एक पेज में या 4 या 5 पॉइंट्स में आप पूरे केस को समझा देंगे। जैसे मैंने भी समझाया, पहले बता दिया ताज होटल के बारे में। द ताज होटल पैलेस होटल इज अ 5 स्टार होटल लोकेटेड इन कोलाबा रीजन ऑफ मुंबई। सिंपल है कि ताज क्या है, आप और ऐड कर सकते हैं कि इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ताज कितना, मतलब अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता हो तो आप उनकी हिस्ट्री के बारे में भी लिख सकते हो कि रतन टाटा जी के फादर जो थे जमशेदजी टाटा, उनको एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में एंटर करने से मना किया गया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं खुद की 5 स्टार प्रॉपर्टी बनाऊंगा जो पूरे देश को, मतलब एक स्टेटस सिंबल कहलाएगा हमारे देश के लिए। तो आप अगर हिस्ट्री पता है तो आप उसमें फैक्ट्स में वो भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे पता है क्योंकि आई एम अ ह्यूज टाटा फैन। दूसरा, ऑन 26 नवंबर 2008 अ सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन मुंबई टुक प्लेस। तो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें ताज में भी अटैक हुआ था। तीसरा, 31 लोग मर गए थे जिसमें से 11 तो स्टाफ मेंबर्स थे। चौथा, एम्प्लॉयज फ्रॉम द ह्यूमन शील्ड। मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज इतने ज़्यादा अच्छे थे ताज के, वो वैल्यूज़ में मानते थे कि उन्होंने अपनी जान से पहले अपने गेस्ट की जान बचाना ज़रूरी समझा, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ में आता है कि ताज होटल है या टाटा ग्रुप जो है वो वैल्यूज़ पर बहुत फोकस करते हैं। वो आप बताया, तो बोले टाटा ग्रुप एंड एम्प्लॉयज आर नोन फॉर द वैल्यूज़। ये बता दिया हमने। पूरे केस को 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। क्लियर है। इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द केस या फिर स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की स्वॉट आप लिख सकते हैं। वैसे किसी भी केस के बारे में आप स्वॉट लिख सकते हैं। स्वॉट का मतलब होता है कि उस केस में आपने पढ़ा तो क्या स्ट्रेंथ निकली, क्या वीकनेस निकली, क्या अपॉर्चुनिटीज थी और क्या थ्रेट्स थे। हो सकता है किसी केस में स्वॉट ना बनता हो सकता है किसी केस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दिखती हो, तो आप खाली प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स की केस स्टडी एग्जाम में पूछी गई है। तो जनरली स्वॉट एनालिसिस करना एक अच्छा सोल्यूशन होता है केस स्टडी में। क्या इस केस में जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं या उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है टाटा ग्रुप की, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं इस केस के बाद या इस इंसिडेंट के बाद। तो वैसे लिख दिया मैंने, स्वॉट एनालिसिस कर दिया। स्ट्रेंथ क्या है आपको भी पता है, स्ट्रेंथ क्या थी उनकी वैल्यूज, कि हाँ भाई उनके एम्प्लॉयज जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया, अपने गेस्ट की जान के ऊपर फोकस किया कि हाँ भाई हमारे गेस्ट जो हैं वो सेफ रहने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वैल्यू नहीं दिखाता, ये हमारे देश की वैल्यू भी दिखाता है, जो अतिथि देवो भव के कंसेप्ट में मानती है कि हमारे जो भगवान है वो कौन है, हमारे मेहमान ही हमारे भगवान है। तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने भगवान को सुरक्षित रखें। तो वैसे ही टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने भी अतिथि देवो भव की कंसेप्ट को फॉलो किया। ये उनकी स्ट्रेंथ है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने लॉयल हैं टुवर्ड्स द कंपनी। और इन द सेम वे अगर आपको और इसका केस के बारे में और डिटेल में पता हो तो रतन टाटा जी खुद सब एम्प्लॉयज के घर पे गए थे। बहुत बड़ा सैल्यूट है रतन टाटा जी को भी कि वो सबके एम्प्लॉयज के घर पे गए और जिनके घर डेथ हुई थी, जो एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी, उनको लाइफ टाइम रेम्यूनरेशन दिया गया एंड सो ऑन। उसके लिए एक और केस स्टडी बन सकती है ऑफ कोर्स। तो आप ज़रूर स्टडी करिएगा कि कितना बड़ा जेस्चर दिया था रतन टाटा जी ने भी सबके घर पे इंडिविजुअली जाके। तो वो आप सब आगे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस केस की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है कि हाँ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अपनी वैल्यूज में बहुत मानती है। वीकनेस की बात करें तो इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद एम्प्लॉयज जो सिक्योरिटी एम्प्लॉयज थे वो कम थे। मतलब सिक्योरिटी में लैप्स तो था। ये हम लोग चाहे कितने भी बड़े टाटा ग्रुप के फैंस क्यों ना हो,
रतन टाटा जी ने भी माना था कि हमारी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, कि इतनी सिक्योरिटी जो 5 स्टार में होनी चाहिए उतनी सिक्योरिटी नहीं थी, कि टेररिस्ट अंदर घुस गए AK-47 लेके। जो कसाब आपको पता होगा, नाम सुना है, वो अंदर कैसे घुस गए, उसके बहुत सारे टेररिस्ट और भी घुस गए थे। तो ये प्रॉब्लम है कि ये वीकनेस थी कि सिक्योरिटी मैक्सिमम सिक्योरिटी लैप्स हुआ था। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। तो क्या है अपॉर्चुनिटी? इसमें से कुछ सीखना। तो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी शायद कुछ इसमें से सीखा और उसने और बड़ा ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश की कि हाँ, कैसे हम लोग और बड़े ब्रांड बन सकते हैं। इवन दो बहुत बड़े ब्रांड ऑलरेडी हैं, लेकिन कैसे बड़ा और ब्रांड बन सकते हैं। तो होटल कुड एक्सप्लोर द एरियाज ऑफ ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर्स। कैसे इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद नए कस्टमर्स भी वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आज की डेट में भी लोग जाते हैं टाटा में या ताज ग्रुप में, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी है कि कैसे वो अपने ब्रांड को और ज़्यादा एस्टैब्लिश कर सकता है, कैसे उसने अपनी वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, कैसे लोगों को स्टोरीज पता चल रही है कि हाँ भाई, ताज ग्रुप के एम्प्लॉयज़ ने अपनी जान से ज़्यादा अपने गेस्ट की जान की फिक्र की थी। तो ये अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए, कैसे वो ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं, और वो बने भी, ऑलरेडी ब्रांड थे भी और एक्सपांड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स थ्रेड्स भी होते हैं। आपको पता ही है कि ताज के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो 5 स्टार होटल्स इंडिया में बना चुके हैं। जैसे आपको पता तो हिल्टन ग्रुप हो गया, रेडिसन ग्रुप हो गया। तो ये सब इंटरनेशनल चेन्स हैं जिसकी कंपटीशन उनको लगता है। अगर आपने मेरियट का नाम सुना, JW मेरियट का नाम सुना होगा, तो ये सब थ्रेड्स हैं टाटा जैसे ब्रांड के लिए कि हाँ भाई, इंडिया में होते हुए भी इंडिया की बहुत सारी बाहर की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है और अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रही है। तो ये क्या हो गया? स्वॉट एनालिसिस हो गया। तो आप ये अपनी केस स्टडी में ऐड कर सकते हैं। रूल नंबर 5 है आंसर टू द आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा होता है जो इस केस के रिलेटेड ही होगा, कि अगर आप जैसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई, जैसे इस केस की बात करें तो इसमें पूछ सकते हैं कि ताज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने वैल्यूज पे फोकस किया, तो कौन कौन सी वैल्यूज पे एक इंडस्ट्री फोकस कर सकती है ताकि एम्प्लॉयज हमेशा उनके साथ रहे। तो उसके आंसर, जो भी कंसर्न आंसर होगा वो लिख देंगे। जैसे ये केस आपके एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, पर आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, पर आपके चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, तो उसमें से अगर आपके कोई चैप्टर रिलेटेड होगा तो उसके सारे आंसर्स या पॉइंट्स आपको है वो आपको लिखने रहेंगे। तो वो लिखा हुआ है, राइट एन अप्रोप्रिएट लेंथ आंसर रिलेटेड टू द चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स के फॉर्म में आपको लिखना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कभी भी आपके सिलेबस के रिलेटेड नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर दिया चाहती है। जैसे अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? फॉर एग्जाम्पल, आप रतन टाटा होते तो आप क्या करते? इन द सेम वे, अगर आप एम्प्लॉय होते इस मैसेकर के दौरान या फिर इस इंसिडेंट के दौरान, अगर आप ताज के एम्प्लॉय होते तो आप क्या करते? या आप मैनेजमेंट टीम में होते तो आप क्या करते? तो आपको अपना आंसर लिखना है अपने खुद के वर्ड्स में, वो है सेकंड आंसर। तो इसमें आपको समझाना कुछ नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं कि आंसर सही है कि गलत है। आपका आंसर, आपके बाजू वाले का आंसर और किसी और पर्सन का आंसर पूरा कंप्लीटली अलग हो सकता है और कोई भी गलत नहीं होगा। कहने का मतलब हमेशा सेकंड आंसर ऐसा लिखना चाहिए जो गलत सही के डेफिनेशन से दूर है, लेकिन हमको अपने वर्ड्स में लिखना है। मेरा आंसर और आपका आंसर अलग हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग को ये समझाना है कि अगर हम लोग उस सिचुएशन में होते तो हम कैसे रिएक्ट करते। वो लिखा है, आंसर हाउ वुड यू एक्टेड इफ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज ताज एम्प्लॉयज और ताज मैनेजमेंट हुआ, कि जब अगर उस सिचुएशन में होते आप तो आप कैसे रिएक्ट करते, हमको वो लिखना है। जनरली केस स्टडी खत्म होती है कंक्लूजन्स के साथ या आपने जो कहाँ से ये केस लिया है उसके सोर्सेज के साथ, लेकिन हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो सब लिखते नहीं हैं। एकदम इजी, यहाँ पे आप आंसर, सेकंड आंसर लिख के आपकी केस स्टडी खत्म कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आपका केस स्टडी कैसा होगा? पहला फैक्ट्स ऑफ द केस, जिसमें 4 या 5 पॉइंट में आप फैक्ट्स दिखा देंगे। दूसरा होगा प्रॉब्लम्स या स्वॉट एनालिसिस के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बता दी। और तीसरा होगा आपका ये 2 आंसर्स जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे होंगे। पहला हमेशा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं आपके बुक में से, या जो आपके आंसर्स आप पढ़ रहे हैं जो चैप्टर्स है उसके आंसर्स में से आपको लिखने हैं। और सेकंड, अगर आप खुद सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते, उसका जवाब आप अपनी वर्ड्स में लिख सकते हैं। एकदम इजी। ये थी आपकी केस स्टडी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।